स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। पिछले क्लास में हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पढ़ा था। आज उसी कॉन्टिनेंट का कुछ हिस्सा बाकी है, जिसके अंतर्गत हम आज न्यूजीलैंड को पढ़ने वाले हैं। न्यूजीलैंड एक कंट्री है, इसके बारे में कुछ जानकारी पढ़ेंगे। फिर आगे हम साउथ पोल की तरफ अंटार्कटिका जो है कॉन्टिनेंट के बारे में आज का वीडियो उसी पर आधारित रहेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर हमारा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। देखिएगा, ये मैप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हमारा अभी मैंने दिखाया था कि ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला ये है न्यूजीलैंड, ये वाला जो है न्यूजीलैंड है। यही मैं अलग करके आपको मैप पर दिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ बातों को बताऊंगा। देखिएगा, न्यूजीलैंड जो है मुख्य रूप से दो द्वीपों से मिलकर बना है। एक नॉर्थ आइलैंड है, यानी ये वाला आइलैंड हमारा नॉर्थ आइलैंड के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये नॉर्थ में है भी। और ये साउथ आइलैंड है, दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप में बटा हुआ। इन दोनों द्वीपों को मिला दे तो हमारा न्यूजीलैंड कंट्री का निर्माण होता है। इस दोनों द्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से नॉर्थ आइलैंड छोटा है, साउथ आइलैंड बड़ा है। लेकिन छोटा होने के बावजूद भी सबसे अधिक विकसित और नगरीकृत जो है नॉर्थ आइलैंड ही है। नॉर्थ आइलैंड ही सबसे अधिक नगरीकृत है, सबसे अधिक जनसंख्या इसी नॉर्थ आइलैंड पे निवास करती है। ये दोनों जो आइलैंड है एक दूसरे से एक जल संधि के माध्यम से अलग होती है। वो जल संधि कौन सी है? देखिएगा, कुक स्ट्रेट। वो जल संधि है कुक स्ट्रेट। क्या है? कुक स्ट्रेट, यानी कुक जल संधि। कुक स्ट्रेट है, इसके माध्यम से ये नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को एक दूसरे से अलग करता है। वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यही हमारा कुक स्ट्रेट है। इसका नाम क्या है? कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि। क्या नाम है? कुक जल संधि। याद रखिएगा, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को एक दूसरे से अलग करता है। ये पूर्ण रूप से साउथ पैसिफिक ओशियन में है। किस ओशियन में है? साउथ पैसिफिक ओशियन में है। और ऑस्ट्रेलिया की जो भूमि है उससे जो है तस्मान सागर से ये अलग होती है। ये साउथ पैसिफिक ओशियन में है और इस साइड में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में तस्मान सागर है, तस्मान सी, जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर 2000 किलोमीटर की दूरी पर हमारा न्यूजीलैंड बसा हुआ है। न्यूजीलैंड बसा हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। दिख रहा होगा आपको, ये वेलिंगटन शहर यहाँ पर है। सबसे अधिक नगर जो है, सबसे महत्वपूर्ण नगर न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। सबसे डेवलप यहाँ का ऑकलैंड नगर सबसे डेवलप है। उसके बाद भी कुछ बातें हैं, आपको मैं एक छोटे से शॉर्ट नोट के माध्यम से बताऊंगा और फिर मैप पर लेकर आऊँगा। आइए देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट, जिसको मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, जैसा कि पहले भी आप लोग जानते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का कीवी है। कीवी एक पक्षी है जो यहाँ पाया जाता है, जो इस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। याद रखिएगा, साउथ का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में पढ़ाने वाला हूँ। यूरोप में जो है ब्रिटेन एक कंट्री है जिसने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाया था। उसमें से न्यूजीलैंड भी एक देश था जो ब्रिटेन का अधीन था। साउथ का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को ही कहा जाता है। न्यूजीलैंड की खोज जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया से साउथ ईस्ट में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में स्थित है कौन? न्यूजीलैंड। कौन स्थित है? न्यूजीलैंड। याद रखिए, लगभग 2000 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया से। और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है? अभी मैंने बताया था आपको, तस्मान सागर, तस्मान सी है। मैप पर भी दिखाया था आपको। दो प्रमुख द्वीप है। दो प्रमुख द्वीपों के मिलने से किसका निर्माण होता है? न्यूजीलैंड का उत्तर द्वीप और दक्षिण द्वीप। अभी मैंने आपको दिखाया था मैप पर, उत्तर द्वीप और दक्षिण द्वीप। ये दोनों द्वीप जो है एक दूसरे से
कुक जल संधि के माध्यम से अलग होते हैं, कुक स्ट्रेट के माध्यम से अलग होते हैं, पृथक होते हैं। ठीक है। उत्तरी द्वीप अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन अधिकांश जनसंख्या इसी द्वीप पर निवास करती है। मैंने बता दिया था आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी द्वीप क्या है, छोटा है, लेकिन जनसंख्या अधिकतर इधर ही निवास करती है। सबसे अधिक नगरीकृत उत्तरी द्वीप ही है। अन्य द्वीप जैसे स्टुअर्ट है, ग्रेट बैरियर है, मरकरी है, सोलेंडर है, ये सारे द्वीप और भी छोटे छोटे द्वीप हैं जो न्यूजीलैंड का ही हिस्सा है। उसके बाद है एबेल जॉनसन तस्मान। ये एक नाम है, एबेल जॉनसन तस्मान जो है, जिन्होंने दक्षिणी द्वीप की खोज 1642 में की थी, जो एक डच नाविक थे। आपको बस याद रखना है, तस्मान नाम याद रखना है। तस्मान नामक व्यक्ति ने दक्षिणी द्वीप की खोज की थी, बस ये याद रखना है। बसावट की शुरुआत कैप्टन कुक, बसावट की शुरुआत कैप्टन कुक, कुक जल संधि नाम से याद रखना है, कुक जल संधि नाम से याद रखना है, क्योंकि जब न्यूजीलैंड की खोज भी क्या किया था, जेम्स कुक ने ही किया था। तो बसावट की शुरुआत कैप्टन कुक एक ब्रिटिश नाविक थे। उनके आगमन के पश्चात इस आइलैंड पर लोग बसना शुरू किए थे। न्यूजीलैंड जो है गोंडवानालैंड का हिस्सा है। आपको पता होगा अंगारालैंड गोंडवानालैंड पैंजिया के टूटने से बना था। अगर नहीं पता हो तो आप मेरा वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उस पर मैंने विस्तृत जानकारी दी है कि पैंजिया के टूटने से कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने थे, उत्तर में कौन से, दक्षिण में कौन से, गोंडवानालैंड का, अंगारालैंड का कौन कौन सा हिस्सा था। सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। गोंडवानालैंड का ही भाग था। यह एक पर्वतीय देश है। इसके तीव्र ढालों से अनेक हिमनद ग्लेशियर निकलते हैं। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। याद रखिएगा, कुक जलसंधि भी है, सबसे ऊंची चोटी भी माउंट कुक है। जेम्स कुक ने इसकी खोज भी की थी। ये सारी बातें इन्हीं के नाम पर आधारित है, इसलिए इसको याद करना आसान है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक, 3748 मीटर जिसकी ऊंचाई है। दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट तस्मान, तस्मान सी याद रखिएगा। दक्षिणी द्वीप की खोज भी तस्मान ने की थी, उन्हीं के नाम पे दूसरी चोटी का नाम तस्मान रखा गया। पहली चोटी का नाम माउंट कुक, दूसरी चोटी का नाम तस्मान। तस्मान सी भी है, जो कि 3530 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ध्यान रखिएगा। यहाँ के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? माओरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, न्यूजीलैंड पे जो हिमनद है, पर्वतीय देश है, और वहाँ पर ज्वालामुखी क्रेटर पाई जाती है। ज्वालामुखी क्रेटर आपको पता होगा, ज्वालामुखी चैप्टर से जाकर देख सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना, तो ऐसा जब विस्फोट होता है तो यहाँ एक गड्ढा टाइप बन जाता है, तो इसी को क्रेटर बोलते हैं। तो ज्वालामुखी क्रेटर, अगर इसमें बरसात का पानी भर जाए तो एक झील का निर्माण कर देता है, तो इसे ज्वालामुखी क्रेटर झील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी क्रेटर झील। तो न्यूजीलैंड में इस तरह की ही झीलें बहुत सारी पाई जाती है, जिसमें से सबसे मीठे जल की सबसे बड़ी झील टापो झील है। न्यूजीलैंड की मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? टापो झील है, याद रखिएगा, टापो झील है। उसके बाद रातोरा झील है, जो कि द्वितीय विशालतम झील है। यानी पहला हो गया टापो झील, और दूसरा सबसे बड़ा झील कौन सा हो गया? रातोरा झील। दूसरा कौन सा हो गया? रातोरा झील। देश की सबसे बड़ी नदी 440 किलोमीटर लंबी है, 440 किलोमीटर लंबी है, बैकाटो नदी है। कौन सी नदी है? बैकाटो नदी है। उसके बाद कहता है क्लूथा नदी, दक्षिणी द्वीप की सबसे लंबी नदी है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी हो गया बैकाटो, और सिर्फ अगर दक्षिणी द्वीप की बात करें, उसकी सबसे लंबी नदी क्लूथा नदी है, जिसकी लंबाई 338 किलोमीटर है। कैंटरबरी का मैदान जो है सबसे ऊंचाऊ मैदान है, जो कि दक्षिणी आइलैंड पे है, साउथ आइलैंड पे है। कैंटरबरी का मैदान सबसे ऊंचाऊ भाग है, जिसमें गेहूं, मुख्य रूप से जौ, सब्जी, फल आदि उपजाए जाते हैं। भेड़ों का पालन भी यहाँ पर होता है। आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पढ़ाया था, मैरिनो जाति की भेड़ वहाँ पाली जाती है। वही भेड़ यहाँ भी कैंटरबरी के मैदान में भेड़ पालन के रूप में उसी भेड़ का पालन होता है, और भी पशुपालन के लिए विख्यात है कैंटरबरी का मैदान। उत्तरी द्वीप में ऑकलैंड देश का सबसे बड़ा नगर है। अभी मैंने आपको मैप पे बताया था, ऑकलैंड देश का सबसे बड़ा नगर है उत्तरी द्वीप पर। उसकी राजधानी वेलिंगटन भी उत्तरी द्वीप पर ही स्थित है। तो ये सारी बातें मैंने आपको मैप पर भी दिखाया था, और एक नोट्स के माध्यम से आपको बता दिया। आप चाहे तो इस नोट्स का एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ताकि आगामी एग्जाम में आपको रिवीजन के दृष्टिकोण से अच्छा रहे। एक बार आप पलटे, सारी चीज़ें आपके आँख के सामने दिख जाएगी, और एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही आसान होगा। देखिएगा, छोटे छोटे आइलैंड भी न्यूजीलैंड के पास है। स्टेवर्ट आइलैंड यहाँ पर है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ भी देखिए आइलैंड है, ग्रेट बैरियर आइलैंड।
उसी तरह से और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है जो कि मैंने आपको नोट्स में दिखाया था। यही हमारा तस्मान सी है जो कि मैं आपको बताया था। उसके बाद आपको जो मैं कैंटरबरी का मैदान बताया था वो इसी एरिया में कैंटरबरी का मैदान पाया जाता है, और इसी एरिया में सबसे ज़्यादा जो है भेड़ पालन कृषि वगैरह होता है इसी एरिया में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको वेलिंगटन बता ही दिया था, राजधानी है देश की, सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। आइए कुछ और आगे देखते हैं। अब बारी है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ नोट्स को देखेंगे, फिर जो है आगे इसकी विस्तृत जानकारी मैप पर भी लेंगे। आइए देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। यह महाद्वीप जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। गोंडवाना लैंड से निर्मित पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप यही है जो कि गोंडवाना लैंड के टूटने से बना था। इसे निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मानव का जीवन के अनुकूल जलवायु नहीं पाई जाती है। वर्ष भर बर्फ से ढके रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। सालों भर यहाँ बर्फ की चादर बिछी रहती है, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट यानी श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। कुल क्षेत्रफल का 98% लगभग भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका रहता है यह महाद्वीप। अब बताइए इतनी मोटी बर्फ से अगर पूरा 98% भाग अगर ढका हुआ है तो वहाँ जीवन पॉसिबल है क्या? मानव के लिए रहना बहुत ही कठिन है, इसलिए इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप का अधिकांश भाग अंटार्कटिक घेरे यानी 66 डिग्री 33 यानी 33 मिनट दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। आपको बताऊंगा मैं अंटार्कटिका घेरा क्या है, मैप पर भी दिखाऊंगा। कहीं कहीं इसको 66.5 डिग्री भी मान लिया जाता है, लगभग उतना ही के बराबर है, 66 डिग्री 33 मिनट। इस महाद्वीप पर 6 माह दिन और 6 माह रात रहता है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के कारण होता है। जब मैं ग्लोब पढ़ाऊंगा तो आपको ये उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति भी बता दूंगा, क्यों जो है दक्षिणी गोलार्ध यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के पास उस महाद्वीप पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर 6 माह दिन और 6 माह रात होता है। 6 माह जब दिन होता है तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, इस कारण से वहाँ की बर्फ़ पिघलती है, स्नो मेल्ट होता है और पिघल कर वो मूव करती है, जिस कारण से इसकी आकार जो है बदलती रहती है और इसी कारण से इसे मूवेबल कॉन्टिनेंट कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। एकमात्र महाद्वीप जिसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है वो किसे कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद इसका मैप पर थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा ये जो गोल गोल लाइन डॉटेड डॉटेड चारों तरफ से खींचा हुआ है, यही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसे हम अंटार्कटिका वृत्त भी कहते हैं। इसी के बीच इसका अधिकांश भाग, इस कॉन्टिनेंट का अधिकांश भाग बसा हुआ है। देखिएगा ये कॉन्टिनेंट है जिसका ये हमारा बीच वाला हिस्सा साउथ पोल है, ये दक्षिणी ध्रुव है धरती का, हमारे पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है इसी महाद्वीप के बीचों बीच लगभग। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, जो पर्वत श्रेणी इसको 2 भागों में बांटती है, जिसको ट्रांस अंटार्कटिकन रेंज बोला जाता है। एक वेस्ट पार्ट होता है और एक ईस्ट पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक सागर है, रोज सागर, और ऊपर एक वेडल सागर है, वेडल सी, ऊपर यहाँ पर एक वेडल सी है। उसके बाद एक पेनिनसुला है इस महाद्वीप पर, ये वाला पार्ट हमारा एक प्रायद्वीप की तरह है जिसको पाल्मर पेनिनसुला बोलते हैं। इस पाल्मर पेनिनसुला की कुछ भाग जो है बर्फ़ से मुक्त रहती है, बर्फ़ से मुक्त रहती है। इस पर यूएसए का अधिकार है। इस पर किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है इस पाल्मर पेनिनसुला पर। ये बातें याद रखिएगा। उसके बाद कुछ बातें आपको और बताऊंगा। देखिएगा इस कॉन्टिनेंट की खोज जो है कैसे हुई थी। प्रथम प्रयास कैप्टन कुक ने किया था इस कॉन्टिनेंट की खोज के लिए, लेकिन वो जो है खोज करने आए थे लेकिन उन्होंने अंटार्कटिका वृत्त पार किया था। यानी ये जो वृत्त हमारा है
ये हमारा जो सर्कल है, सर्कल उन्होंने पार किया था, लेकिन वो इस महाद्वीप के मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। यानी प्रथम प्रयास जो हमने यहाँ 1 से डिनोट किया है, उसी बात को यहाँ हमने दिखाने की कोशिश की है। एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिएगा, ये जो पहला भाग हमने दिखाया है कि इन्होंने अंटार्कटिका ब्रीथ को, यानी इस ब्रीथ को पार किया, लेकिन मुख्य भूमि पर पहुंच नहीं पाए थे, मुख्य भूमि पर पहुंचने में असफल रहे थे। दूसरा प्रयास फेबियन विलियम सॉसन ने किया था। फेबियन विलियम सॉसन मुख्य भूमि की खोज की थी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाए थे। इन्होंने क्या किया था, दूसरा प्रयास में क्या हुआ था, ये अंटार्कटिका ब्रीथ को भी पार किए और मुख्य भूमि पर भी आए थे, यानी इस महाद्वीप के मुख्य भूमि पर पहुंच चुके थे, लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाए थे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में असफल रहे थे। फिर तीसरा प्रयास एमंडसन के द्वारा किया जाता है और वो साउथ पोल तक पहुंच जाते हैं, यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हमारा कौन हो गए, एमंडसन हो गए। कौन हो गए, एमंडसन। तो वही तीसरा प्रयास जब हुआ था तो साउथ पोल पर एमंडसन साउथ पोल तक पहुंच गए थे। हमारा क्या है, धरती का साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, जो इसी महाद्वीप के लगभग बीचों बीच है। टेम्परेचर वेरी लो, इस महाद्वीप का टेम्परेचर बहुत कम होता है, सालों भर बर्फ से ढका रहता है। आपको बताया मैं, लगभग 98% भाग बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण इसे डेडिकेटेड टू रिसर्च सेंटर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इस कंटिनेंट को विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ साइंस के रिसर्च सेंटर सभी देशों ने लगभग अपने अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं, जिस कारण से विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। यहाँ का मुख्य मेजर माउंटेन जो है ट्रांस अंटार्कटिकन रेंज है, जो इस महाद्वीप का विभाजन करता है ईस्ट पार्ट में और वेस्ट पार्ट में। इसी रेंज में जो है एक्टिव वोल्केनो है, जिसका नाम है माउंट इरेबस। इसका नाम क्या है, माउंट इरेबस, एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट इरेबस। इस पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी जो है विंसन मैसिव सबसे ऊंची चोटी है। इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव है। TW अगला पॉइंट हमारा है, देखिएगा, TWE डेविड, याद रखिएगा, सिर्फ डेविड भी याद रखते हैं तो काम चलेगा। TWE डेविड इरेबस पर्वत पर चढ़ने में सफल होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये जो है इरेबस पर्वत, जो मैंने आपको बताया कि इस कंटिनेंट पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट इरेबस, उस पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति डेविड थे। पहले भारतीय जो मुख्य भूमि पर पहुंचे थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट रामचरण। लेफ्टिनेंट रामचरण पहले व्यक्ति थे जो कि इस कंटिनेंट के मुख्य भूमि पर पहुंचे थे। पहले भारतीय जो साउथ पोल पर पहुंचे थे उनका नाम डॉक्टर गिरिराज सिरोही था। डॉक्टर गिरिराज सिरोही पहले भारतीय थे जो साउथ पोल तक पहुंच गए थे, और मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले पहले भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण। यहाँ पर एक जगह है वोस्तक, इस कंटिनेंट पे, जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, जहाँ पर माइनस का 89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मापन हुआ था। विश्व का सबसे कम तापमान यही माइनस का 89 डिग्री सेल्सियस आकलित है, यानी वर्ल्ड कोल्डेस्ट प्लेस है ये। पाल्मर प्रायद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्नो फ्री पार्ट है, ये लगभग बर्फ से मुक्त रहता है। मैंने मैप पर भी आपको दिखाया था कि ये वाला पार्ट जो है ये हमारा पाल्मर प्रायद्वीप है, लगभग बर्फ से मुक्त रहता है। उसी के बारे में कुछ बिंदु है, देखते हैं। यूएसए का अधिकार है इस पाल्मर प्रायद्वीप पर यूएसए का अधिकार है, बताया था आपको। पेंगुइन चिड़िया, क्रील मछली इस कंटिनेंट में पाई जाती है। क्रील मछली का गुण क्या है कि ये झुंडों में रहता है और ये छोटी छोटी मछलियाँ होती है, मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। मुख्य वनस्पति यहाँ की लाइकेन और मॉस है। लाइकेन और मॉस मुख्य यहाँ की वनस्पति है। विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप, इसे रेगिस्तान यानी मरुस्थल भी कहा जाता है। आपको मरुस्थल चैप्टर में पढ़ाया होगा तो वहाँ पर पोलर और नॉन पोलर बताया होगा। तो नॉन पोलर मरुस्थल जितने भी धरती पे अदर मरुस्थल, जैसे सहारा हो गया, थार मरुस्थल हो गया, ये सब नॉन पोलर मरुस्थल है। अगर पोलर
पोलर डिजर्ट की बात की जाए तो आपका अंटार्कटिका और आर्कटिक जो है ये सब क्या है, पोलर डिजर्ट होते हैं। पोलर यानी ध्रुवीय मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान के रूप में रेत तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बर्फ़ सालों भर जमा रहता है, जिस कारण से वहाँ पर जीवन जो है मुश्किल है जीना, क्योंकि वहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है। देखिएगा, तटीय क्षेत्रों में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन भीतरी प्रदेशों में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। विश्व में मीठे पानी का 70% भंडार इस महाद्वीप में बर्फ़ के रूप में संचित है। यानी जो मीठा पानी, पीने का पानी हम जिसे बोलते हैं, समुद्री पानी खारा पानी होता है, लेकिन जो मीठा पानी होता है जिसे हम पीने के यूज कर सकते हैं, उसका 70% भंडार इस महाद्वीप के बर्फ़ के रूप में जमा है। इंडिया का 3 रिसर्च सेंटर इस महाद्वीप पर, एक दक्षिणी गंगोत्री जो 1983 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो अभी नष्ट हो चुका, लगभग वर्क में नहीं है। दूसरा मैत्री है जो 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था, अभी वर्किंग में है। तीसरा भारतीय जो लेटेस्ट अभी 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसको लार्समन हिल्स पर बनाया गया है। ये इंडिया का 3 रिसर्च सेंटर इस कंटिनेंट पर बनाया गया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस कंटिनेंट पे हमारे देश का भी रिसर्च सेंटर है। वैसे आपको पता होगा कि आज चंद्रयान 3 भी सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर गया है, उतर चुका है। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए, आज के लिए आर्कटिक महाद्वीप के बारे में मैंने बताया, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, और आगे और भी वीडियो लेके आऊँगा जो कि ज्योग्राफी आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।